नमस्कार। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले सत्र में ECCE अर्थात पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का अर्थ और उसके महत्व पर चर्चा की थी। आज के इस व्याख्यान में हम बात करेंगे ECCE के क्या उद्देश्य हैं और इसकी क्या प्रकृति है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा और देखभाल जो है इसके उद्देश्य क्या हैं। शिक्षा आयोग 1964-1966 ने इसके ECCE के कुछ ऑब्जेक्टिव्स या कुछ उद्देश्य बताए हैं। उन उद्देश्यों पर हम आज चर्चा करेंगे। पहला जो इसका उद्देश्य बताया गया है कि किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर जो है ECCE सेंटर्स जो है वो शुरू किए गए हैं या पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा को अनिवार्य माना गया है। तो उसमें पहला उद्देश्य बताया गया है बालकों में स्वस्थ आदतें डालना। स्वस्थ आदतों से मतलब है गुड हैबिट्स, है ना, कि छोटे बच्चे जो माने गए हैं 2 से 6 वर्ष के जो बच्चे माने गए हैं उनमें सीखने की तीव्र जिज्ञासा होती है। इस समय यदि हम उन्हें अच्छी आदतें उनमें डालने का प्रयास करें तो हम उनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। एक तरह से बुनियादी योग्यता जो आवश्यक हैं, जैसे बच्चे जो है वो समय पर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, अपने शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने का प्रयास करें। ये आदतें जो हैं वो इस पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा के माध्यम से बालक में विकसित की जा सकती है। इसका जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है वांछनीय सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास। वांछनीय सामाजिक अभिवृत्तियों से तात्पर्य है कि बालक जो है वो या मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है और समाज जो है वो हमसे अपेक्षा करता है कि हम उसके अनुरूप व्यवहार करें या उसके अनुरूप अभिवृत्तियों का विकास करें। तो इन विद्यालयों के माध्यम से बालक में अनुशासन, शिष्टाचार, सामूहिक भागीदारी, ये सारे अवसर प्राप्त होते हैं। तो एक तरह से जो वांछनीय अभिवृत्तियां हैं जो समाज बालक से अपेक्षा करता है, वो अभिवृत्तियां जो है वो इन विद्यालयों के माध्यम से विकसित की जा सकती हैं। घर से भी ये ऐसा हम नहीं कह सकते कि बालक विद्यालय जाएगा तभी ये होगा, क्योंकि हम बात करें पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, वो घर से भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो केंद्र जो है या जो शिक्षा के केंद्र उन पर ही जाकर प्राप्त करें, लेकिन ये चाहे माता पिता घर पर बालक को शिक्षित कर रहे हैं, पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा दे रहे हैं, या वो बालक विद्यालय जा रहा है, तो उसके ये ऑब्जेक्टिव है। जैसे हमने कहा कि स्वस्थ आदतें, तो ज़रूरी नहीं है स्वस्थ आदतें बालक विद्यालय में जाकर प्राप्त करे, वो घर पर भी पेरेंट्स जो है वो उसमें स्वस्थ आदतें इस आयु में जो है वो विकसित कर सकते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा पॉइंट हमने देखा कि वांछनीय सामाजिक अभिवृत्तियाँ, वो भी अभिभावक जो है वो भी, ऐसा नहीं कि टीचर इस विद्यालय में जाएगा बालक वहीं टीचर के माध्यम से वो सीखेगा, घर में रहकर भी बालक में इस तरह की अभिवृत्तियाँ जो है वो विकसित की जा सकती है। अगला जो इसका ऑब्जेक्टिव बताया शिक्षा आयोग ने, अनुभूतियों और संवेगों के विकास के लिए मार्गदर्शन। बच्चा जो है वो अपने संवेगों को अच्छे प्रकार से अभिव्यक्त करे, उनको नियंत्रित करे, क्योंकि संवेग जो है वो भी बालक के मनोविज्ञान को प्रभावित करते हैं। कोई भी संवेग उसकी अति होना, जैसे बालक बहुत गुस्सा कर रहा है या बहुत चिड़चिड़ा है या बहुत ईर्ष्या कर रहा है, तो हर संवेग का अति होना जो है वो बुरा माना गया है। संवेग जो है वो मनुष्य में नियंत्रित होने चाहिए। तो प्रारंभिक अवस्था से ही ये संतुलन हम बालक में विकसित करें तो एक तरह से उसके संवेगों को मार्गदर्शन प्राप्त होता है और बालक जो है वो जब संवेग नियंत्रित रहते हैं तो उसके पूरे व्यक्तित्व पर इसका प्रभाव जो है वो पड़ता है। अगला जो इसका उद्देश्य बताया गया है वो है सौंदर्य बोध। अब ये जो सौंदर्य बोध है, ये एस्थेटिक सेंस जिसे हम कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है अच्छे जीवन को चलाने के लिए। सौंदर्य बोध के द्वारा जो है वो व्यक्ति में एक सकारात्मकता आती है। सौंदर्य बोध से तात्पर्य कि हम हर चीज़ में जो है वो उसकी अच्छाई या उसके सौंदर्य को देखें।
कि कोई भी एक्टिविटी है तो उसमें हम नकारात्मक जाने की बजाय उसकी अच्छी चीज़ों को देखें। तो ये जो एस्थेटिक सेंस है या सौंदर्य बोध है, ये भी जब बालक विद्यालय जाता है पूरे परिवेश को वो देखता है तो उसमें एक तरह से सौंदर्य बोध जो है वो अच्छे प्रकार से विकसित होता है। अगला जो ऑब्जेक्टिव बताया गया है उसका आपस की दुनिया समझने में मदद करना। जो उसका आसपास का परिवेश है उसके बारे में जो जिज्ञासा है वो बहुत ज़्यादा इस अवस्था में बालक में होती है। तो ये विद्यालय जो है उस समझ को विकसित करने, खोज करने, पड़ताल करने और प्रयोग करने का अवसर प्रदान करते हैं, जो जिसके माध्यम से वो उसके आसपास की दुनिया में उसे समझने में मदद मिलती है। अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो है आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन। आत्म अभिव्यक्ति से तात्पर्य है कि बालक को कुछ स्वतंत्र रूप से कुछ करने का अवसर प्राप्त हो। ये जो विद्यालय है बालक की सृजनशीलता को बढ़ा सकते हैं, या पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा में हम बालक की सृजनशीलता जो कि एक स्वतंत्र वातावरण में होती है, हमेशा सृजनात्मकता जो है वो बंधन से परे होती है, अर्थात उसमें स्वतंत्रता आवश्यक है। और इस अवस्था में यदि हम उसकी देखभाल इस तरीके से करते हैं घर में भी, तो उसमें जो सृजनात्मकता है उसको हम आगे प्रोत्साहित कर सकते हैं और इस सृजनात्मकता के माध्यम से बालक आत्म अभिव्यक्ति जो है वो कर सकता है। अगला जो ऑब्जेक्टिव बताया गया है इस पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा का वो है भाषा का विकास। बच्चों में अपने विचार और भावनाओं को धारावाहिक, शुद्ध और स्पष्ट भाषा में व्यक्त करने की योग्यता को विकसित करना। ये जो अवस्था है इसमें बालक में सीखने की तीव्र इच्छा भी होती है, जिज्ञासा भी होती है, और ये सीखने की उम्र भी मानी गई है कि हम यदि उस समय बालक भाषा विकास में कुछ गलतियां कर रहे हैं तो उसे समय समय पर उन त्रुटियों में सुधार किया जाए और उसे सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो अच्छी भाषा का विकास बालक जो है वो कर सकता है, जो कि उसके जीवन पर्यंत या आगे जब वो शिक्षा ग्रहण करेगा तो भाषा विकास जो है उसके लिए सहायक बनेगा। और जो लास्ट इसका जो ऑब्जेक्टिव बताया गया है वो है शारीरिक विकास तथा निपुणता। ये जो अवस्था है इसमें बालक में हम अच्छा शारीरिक गठन, साथ ही उसमें जो क्रियात्मक कौशल है उनमें वृद्धि कर सकते हैं। 2 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चा घर में भी है तो हम उसमें अच्छी स्वास्थ्य से संबंधित आदतें डालकर उसमें उसकी जो क्रियात्मकता है उसको बढ़ाकर उसका शारीरिक विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये शिक्षा आयोग ने जो है वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है वो पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा के बताए गए। इसके बाद हम देखते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा की प्रकृति जो है वो कैसी होनी चाहिए, किस किस प्रकृति को जो है उपयुक्त माना गया है। तो पहली जो है जैसे कि उचित वातावरण, ये जो पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा है उसके लिए उचित वातावरण की अत्यंत आवश्यकता है। यदि हम उसे उचित वातावरण प्रदान नहीं करेंगे तो हम इस शिक्षा को अच्छे प्रकार से नहीं दे सकते हैं। फिर उचित व्यवहार, यदि हम बालक को कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो यदि हम उसके अपने व्यवहार को नियंत्रित रखें और उसके मनोविज्ञान को समझते हुए उसे सिखाने का प्रयास करें तो इसकी प्रकृति जो है वो सार्थक होगी। फिर है जिज्ञासा की संतुष्टि। बालक बहुत जिज्ञासु होते हैं, छोटे छोटे प्रश्न करते हैं, एक ही प्रश्न को कई बार करते हैं। तो ये अवस्था में यदि हम उसकी जिज्ञासा है और यदि उसको संतुष्ट करेंगे तो उसको सीखने के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। फिर है वास्तविकता का ज्ञान, उसको रियलिटी बताई जाए, है ना। हम उसे कोई भी चीज़ बता रहे हैं तो उसे प्रैक्टिकल रूप से या उसके सामने जो है वो चीज़ों को लाकर हम उसे बताएं तो उसे वास्तविकता का ज्ञान होगा। फिर आत्मनिर्भरता का विकास, बच्चा जो है वो खुद कर सीखे, है ना। जब भी बच्चे को हम कोई सिखाने का प्रयास करें उसे 1-2 बार सिखाने के बाद खुद करने का अवसर प्रदान करें। इससे क्या होगा कि बालक स्वयं जो है वो जल्दी सीखेगा। फिर है निहित गुणों का विकास। हम पहले देखें कि हर बालक एक समान नहीं होता है। कोई बालक जो है वो बहुत अच्छे ड्राइंग करता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, तो उसमें क्या योग्यता है ना, उसको
आगे बढ़ने का अवसर जो है वो इस शिक्षा में जो है वो होना चाहिए। फिर है सामाजिक भावना का विकास। हाँ, मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है और इस अवस्था में हम बालक में सामाजिक भावना को विकसित कर सकते हैं, जो कि बहुत अनिवार्य है। बालक को समूह में रहना, अपनी चीज़ों विभिन्न गतिविधियों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना, है ना, अपनी चीज़ों में को शेयर करना, ये सामाजिक विकास के गुण हैं जो हम इस अवस्था में बालक में विकसित कर सकते हैं। फिर आत्म प्रदर्शन का अवसर। बालक को कुछ भी चीज़ करे और उसको वो अभिव्यक्त कर पाए, ऐसी स्वतंत्रता हमें उसे देना चाहिए। फिर मानसिक क्रियाओं का अवसर। मानसिक क्रियाएं इस समय जो है वो बच्चा, उसका दिमाग में उथल पुथल चलती रहती है, तो हम उसमें बहुत सारी उसको मानसिक क्रियाएं जो है वो करा सकते हैं, जैसे चिंतन, तर्क, विश्लेषण, ये कुछ मानसिक प्रक्रिया, विचार करना, कल्पना करना, ये इन जो मानसिक क्रियाएं हैं इनको हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। फिर है अच्छी आदतों का निर्माण। ये हमने इसके उद्देश्य में भी देखा था कि ये जो इसकी जो प्रकृति है उसमें माना गया है कि बच्चों में जो है वो गुड हैबिट्स जो है वो उनको बनाया जाए। बच्चा जो है वो इस अनुशासन में रहना, अच्छे से कार्य करना, शिष्टाचार, इस प्रकार की आदत उसमें विकसित करने का प्रयास किया जाए। फिर एक क्रिया द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात बालक खुद करे और खुद सीखे, है ना। उसे एक बार समझा दिया जाए, कुछ गलती भी कर रहा है, कोई चीज़ को गिरा भी रहा है, फिर उसको उठाए और खुद ही उसको संभालने का प्रयास वो करे। खेल द्वारा शिक्षा, ये भी इसका सबसे बड़ा जो गुण है इस जो एजुकेशन का, कि बच्चे को प्ले वे मेथड से, चाहे हम उसको घर पर सिखा रहे हैं, चाहे विद्यालय वो जा रहा है, प्ले स्कूल्स में या नर्सरी में, उसे खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाए। जितने भी हम कॉन्सेप्ट्स या प्रत्यय उसमें विकसित करना चाह रहे हैं, वो यदि हम उसे खेल के माध्यम से सिखाएंगे तो वो आसानी से सीख लेगा। इसी तरह चित्रों व कहानियों द्वारा शिक्षा, उसे कलरफुल चीज़ें जो है वो अट्रैक्ट करती हैं बालक को, और उस समय हम चित्र या कहानियों के माध्यम से उसे सिखाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से उन चीज़ों को सीख पाएगा। इसी तरह से अब उसके जो विभिन्न अंग हैं उनकी शिक्षा जो है उसे दी जाए, डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके, क्योंकि यहीं से बालक अपने संपूर्ण शरीर के बारे में जानना शुरू करता है। तो शरीर की देखभाल, विभिन्न अंगों की कार्य प्रणाली, ये बातों की जानकारी जो है वो ये इस जो पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा की जो प्रकृति है उसमें माना गया है कि ये बातों की जानकारी हम बालक को दे सकते हैं। इस प्रकार ये कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पर हम इस अवस्था की या पूरे बाल्यावस्था की जो देखभाल है या जो शिक्षा है उसकी प्रकृति के आधार पर हम इस शिक्षा को और भी अच्छे से समझ सकते हैं और बालक के लिए एक अच्छा वातावरण निर्मित कर सकते हैं। धन्यवाद।